भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 17। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जोगणिया माता का मंदिर। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर माल पर्वत पर विराजमान माता जन जन का कल्याण करती है। अमीर गरीब सभी तरह के भक्त माता के द्वार पर पहुँचते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसी लोकमान्यता को शब्द देती है ये कृति। माँ जोगणिया को नमन। आज सोमवार का दिन था। सुबह ही सोम गांव से लौटा था और जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज आ गया था। कक्षा में वह सबसे पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। सामने ब्लैक बोर्ड पर प्रोफेसर साहब गणित का कोई फार्मूला समझा रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में लड़कियों के बीच श्रेया बैठी हुई थी। सारी कक्षा प्रोफेसर साहब का लेक्चर ध्यान लगाकर सुन रही थी, लेकिन आज सोम का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसका मन उड़ उड़कर बार बार गांव में पहुंच जाता था। कभी उसे ममता की देवी भीलड़ माँ दिखाई देती थी और कभी उसकी आंखों में जोगणिया माता के मंदिर में भजन गाते हुए मांगू बाबा की छवि प्रकट हो आती थी। मांगू बाबा की उम्र जीवन के 7 दशक पार कर गई है। वे बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं। चलने के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता है। उम्र की मार से शरीर जर्जर होने लगा है, लेकिन उनके मन में जोगणिया माता के प्रति अगाध श्रद्धा है। गांव के लोग बताते हैं कि अपने बचपन से ही मांगू बाबा माता के मंदिर में भजन गा रहे हैं। भजन कीर्तन में ही उनका समय गुजरता था। शायद इसी कारण मांगू बाबा का विवाह नहीं हो सका था और वे जीवन भर कुंवारे ही रह गए थे। अपना घर नहीं बसा इसका मांगू बाबा को कोई रंज नहीं है। वे लकड़ी का काम करके अपनी आजीविका चला लेते हैं और छोटे भाई के परिवार में अपना सुख दुख बांट लेते हैं। आज भी उनका अधिकांश समय गाने बजाने में ही गुजरता है। रविवार के दिन वे अपनी भजन मंडली के साथ माता के मंदिर पर दिन भर भजन कीर्तन में गुजार देते हैं। गीत संगीत के गुरु मांगू बाबा ने ही उसे सिखाए हैं। प्रत्येक रविवार के दिन वह भी सुबह से शाम तक माता के भजन गाता है। मांगू बाबा की भजन मंडली के साथ गाने बजाने में उसे बड़े ही आनंद का अनुभव होता है। कल रविवार था। सोम का दिन भर का समय मांगू बाबा की भजन मंडली के साथ गुजरा था। सोम अब मांगू बाबा का सबसे प्रिय शिष्य बन गया था। जब वह तन्मयता से कोई भजन गाता था तो मांगू बाबा मंत्रमुग्ध होकर झूम उठते थे, वाह वाह कर उठते थे। शाम के समय जब मंदिर में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ जमा हो जाती थी, तब मांगू बाबा सोम को गाने का अवसर देते थे। ऊंची आवाज़ में सोम के मधुर कंठ से निकले गीत को सुनकर मंदिर में समा बन जाता था और जन जन माता के भक्ति रस में डूब जाता है। सोम के लिए यह समय बहुत ही रोमांचकारी होता है। भाव विह्वल होकर वह स्वयं माता के भक्ति रस में डूब जाता है और गाते गाते ही उसकी आंखों में पानी छलछला आता है। कक्षा में बैठे हुए सोम को फिर भीलड़ माँ की याद सताने लगी है। दुबली पतली फटेहाल भीलड़ माँ कितने कष्ट झेलकर उसे पढ़ा रही है। दिन भर जंगलों में भटक कर वह सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है, उनका गट्ठर बांधती है और फिर उसे सिर पर उठाकर बेचने के लिए गांव-गांव में घूमती है। भीलड़ माँ उसकी सगी माँ नहीं है, परंतु वह उससे सगी माँ से भी अधिक स्नेह रखती है। भीलड़ माँ का वात्सल्य पाकर वह गदगद हो जाता है। उसका माँ की ममता की छाँव से दूर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन माँ जब अपनी हफ्ते भर की कठोर मेहनत की कमाई का पैसा उसके हाथ में रख देती है, तो नहीं चाहते हुए भी पढ़ने के लिए उसे चित्तौड़ आना ही पड़ता है। चित्तौड़ में भी सोम को अब अच्छा लगने लगा है। इसका प्रमुख कारण श्रेया का आकर्षण। इस लड़की को जब से उसने देखा है, यह पहली नज़र में उसके मन को भा गई थी। वह उसे अपनी सी लगने लगी थी। उसकी आंखों में उसे अपना कोई रिश्ता छिपा हुआ नजर आता था। ये वह अच्छी तरह समझता है कि उन दोनों के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा आकर्षण उसे हमेशा श्रेया की ओर आकृष्ट करता रहता है। उसे एक नज़र देखकर ही उसके मन में प्रसन्नता भर आती थी। कभी कभार उससे बात हो जाती थी तो मन गदगद हो जाता था, हृदय कई दिनों तक पुलकित रहता था। इसी आकर्षण का परिणाम है कि धीरे धीरे वह श्रेया का मित्र बन गया है। अब वह उससे स्नेह करने लगी है। यह विचार मन में आते ही उसकी नज़र आगे की पंक्ति में बैठी हुई
श्रेया पर जाकर ठहर गई। लाल रंग के टॉप और नीले रंग की जींस में आज वह बहुत सुंदर लग रही थी। श्रेया सिंह को एक नज़र देखते ही पढ़ाई के प्रति सोम का आकर्षण जाग उठा और वह प्रोफेसर साहब के लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। ठीक 11 बजे लंच की घंटी बजी। कक्षाओं में से निकलकर छात्र छात्राएं इधर उधर बिखर गए। अपना बैग कंधे पर टांग कर सोम भी कक्षा से बाहर निकल आया। रात को उसने भीलन माँ के हाथों की बनी हुई मक्का की राबड़ी खाई थी। दूध राबड़ी उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। जब भी वह गांव जाता है भीलन माँ उसके लिए मक्का की राबड़ी अवश्य बनाती है। मक्का की राबड़ी का स्वाद जितना अच्छा होता है उतना ही वह पचने में हल्की होती है। जल्दी ही फिर भूख लगने लगती है। दोपहर हो गई थी। सोम के पेट में चूहे कूदने लगे थे, जिन्हें शांत करने के लिए सोम गणेश राम की टी स्टॉल पर पहुंच गया। बेंच पर बैठते ही गणेश राम ने चाय का एक कप लाकर उसे पकड़ा दिया। चाय पीकर सोम ने 1 रुपया गणेश राम के हाथ में रखा और कॉलेज की ओर चल पड़ा। लंच पूरा होने में अभी बहुत समय बाकी था। सोम कॉलेज के पार्क के कोने में शीशम के पेड़ के नीचे आ बैठा। किताबों के बैग को सामने रखकर वह सुस्ताने लगा। कुछ क्षणों बाद अचानक श्रेया की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ा। तुम कहाँ चले गए थे सोम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं चेतक चौराहे पर चाय पीने चला गया था। श्रेया, बोलो क्या बात है? तुम्हें मेथी के पराठे बहुत पसंद है ना सोम? आज मैं तुम्हारे लिए मेथी के पराठे बनाकर लाई थी, लेकिन लड़कियां सब चट कर गई हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक पराठा बचा कर लाई हूँ। लो, ये तुम जल्दी खा लो। यह कहते हुए श्रेया ने अपने हाथ में लगा हुआ टिफिन सोम को पकड़ा दिया। मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गई। हंसते हुए सोम ने टिफिन खोला। पराठे का एक ग्रास तोड़कर उसने मुंह में रखा। वह पराठे को चबाते हुए बोला, अरे वाह, मज़ा आ गया। आज तो तुम बड़े ही स्वादिष्ट पराठे बनवा कर लाई हो श्रेया। बनवा कर नहीं, ये पराठे मैं खुद बना कर लाई हूँ सोम। सचमुच ये पराठे तुमने बनाए हैं श्रेया? हाँ सोम, ये पराठे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। क्या अब भी तुम्हें कोई डाउट है? तुम बड़े घर की बेटी हो श्रेया। मैंने सोचा था कि ये पराठे तुम्हारे घर के किसी नौकर ने बनाए होंगे। नहीं सोम, ये पराठे तुम्हारे लिए मैं स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। बोलते हुए श्रेया मुस्कुराने लगी। सोम श्रेया के चेहरे को एकटक देखने लगा। सहसा पराठे चबाते हुए उसके जबड़े थम गए। यह देखकर श्रेया बोल पड़ी, क्या बात है सोम, लगता है मेरे हाथ के बने हुए पराठे तुम्हें अच्छे नहीं लगे हैं। नहीं नहीं श्रेया, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे हाथ के बने हुए मेथी के पराठे मुझे इतने स्वादिष्ट लगे हैं कि मैं अपना होश ही खो बैठा हूँ। सचमुच आज मैं बहुत खुश हो गया हूँ श्रेया। मैं तुम्हें एक खुशी की बात और बताती हूँ सोम। सोम, बोलो श्रेया, क्या बात है? इस रविवार को नवरात्रा शुरू हो रहे हैं सोम, और उस दिन मैं मम्मी डैडी के साथ तुम्हारे गांव में माँ जोगणिया के दर्शन करने आ रही हूँ। अरे वाह, यह तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है श्रेया। श्रेया की बात सुनकर सोम खुशी से उछल पड़ा। वह प्रसन्न होकर पराठा चबाने लगा। मुस्कुराते हुए श्रेया सोम की सूरत को निहारने लगी। पराठा खाते हुए सोम उसे बहुत मासूम लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जिनमें एक दूसरे के प्रति स्नेह उमड़ रहा था। इसी समय घंटी बज गई। लंच का समय समाप्त हो गया था। घंटी की आवाज़ सुनकर दोनों उठ खड़े हुए और कक्षा की ओर चल पड़े। कक्षा में पहुंचकर दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पढ़ाई शुरू हो गई। प्रोफेसर यशपाल साहब आकर फिजिक्स पढ़ाने लगे, लेकिन सोम का मन प्रोफेसर के लेक्चर में नहीं लगा। उसकी नज़रें बार बार श्रेया को देख रही थी। उसका हृदय स्नेह की अद्भुत अनुभूतियों से भर आया था। तो भाइयों और बहनों, यह था मेरे उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 17। अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।